हेलो एवरीवन, मैं युद्धवीर आपका लाइव लेसन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एक विषय पर बात करना चाहते हैं, हिंदी पर। हिंदी की शुरुआत, हम हिंदी का विकास देखेंगे। हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे इसका विकास हुआ। हिंदी का हम सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम भौगोलिक दृष्टिकोण भी देखेंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे और भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण भी आज चर्चा करने वाले। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम हिंदी का विकास या हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे और भौगोलिक दृष्टिकोण में हम हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। और राजनीतिक दृष्टिकोण में हम इसमें संविधान का जिक्र करेंगे। संविधान में हिंदी का क्या रोल है, क्या वैल्यू है हिंदी की। हिंदी सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड, यूपी गवर्नमेंट के समूह ग, समूह घ और की परीक्षाओं के लिए मेन है। एसएससी जीडी में भी हिंदी का बहुत सारा रोल है और यूपीएसआई भर्ती आने वाली है, उसका एग्जाम है। इसके बाद हिंदी की बात करते हैं हम। हिंदी को एक बात है, रटना नहीं है। अगर आप रट के हिंदी को जाएंगे, दो चार ट्रिक बना के चले जाएंगे, हिंदी आपके माइंड से जैसे ही पेपर में आएगा वे ट्रिक, वे शॉर्ट ट्रिक, वो रटा हुआ आपका खत्म हो जाएगा। परीक्षा का इतना ही बर्डन होता है माइंड पे कि वो जितना आपने रट रखा था वो सारा खत्म हो जाएगा। एक बात है, हिंदी को हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जैसे मातृभाषा में। ठीक है, चलो बात करते हैं हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की, जिसे सभी भाषाओं की आदि जननी भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा का रोल हिंदी भाषा के विकास में बहुत ही ज्यादा है। इसका योगदान सबसे ज्यादा है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा मूल भाषा के नाम से भी जानी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब संस्कृत की शुरुआत हुई थी, संस्कृत दो हिस्सों में बटी हुई थी। संस्कृत भाषा की बात करें पहले, हिंदी की बाद में करेंगे। ठीक है, वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में वैदिक साहित्य या वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। लेकिन लौकिक संस्कृत जो होती थी, आम बोलचाल की भाषा होती थी, जैसे हम और आपका अभिव्यक्ति हो रही है, इसे लौकिक, जो जनता की भाषा होती है उसे क्या बोलते हैं हम, लौकिक संस्कृत या लौकिक भाषा। और वैदिक संस्कृत जो साहित्यिक दृष्टि से वेदों की रचना, उपनिषद की रचना इस भाषा में हुई थी, वैदिक संस्कृत में। और जो सामान्य आम जन थे, जो आर्य के आम जनता थी, वो कौन सी भाषा बोलती थी, लौकिक संस्कृत बोलती थी। लौकिक संस्कृत के बाद अब हम इसमें लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत एक कठिन भाषा थी उस टाइम पे। जैसे अभी देख लो, अगर आप साहित्य की भाषा देखते हैं हिंदी में, हिंदी की जो साहित्यिक भाषा है थोड़ी कठिन है, उसमें प्रतिष्ठित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लौकिक जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें दूसरी भाषाओं के या अन्य शब्दों का या सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कठिन भाषा का विकास आगे होगा या नहीं होगा, हम इसी की बात करना चाहते हैं कि हिंदी इनमें से कौन सी भाषा से जन्मी है, वैदिक संस्कृत से या लौकिक संस्कृत से। लौकिक संस्कृत का विकास ही आगे हिंदी के रूप में हमें दिखाई देता है वर्तमान में। लौकिक संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है आगे चल के।
ठीक है, लेकिन बीच बीच में कुछ भाषाएं और भी आई हैं, ये नहीं कि सीधे लौकिक संस्कृत से हिंदी का विकास हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा बनी थी उसे बोलते हैं पाली भाषा, जिसे बौद्धों की भाषा भी या बौद्ध धर्म की भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वे पाली भाषा में निर्मित हुए हैं। मतलब लौकिक संस्कृत बड़ी है, वैदिक संस्कृत का विकास आगे नहीं हुआ। अब पूछोगे वैदिक संस्कृत क्यों नहीं बढ़ी, लौकिक संस्कृति का ही विकास आगे क्यों हुआ? अब बताइए, जो कठिन है पहले से ही आप उसका एडॉप्ट करोगे। जैसे 10वीं के बाद आप सब्जेक्ट कौन सा चुनना पसंद करोगे? जो हमारे लिए सरल है ना, या ना ये पहले से ही कठिन है, इसे अवॉइड करते चले गए। जो हमारे लिए सरल थी उसी का विकास हमने आगे किया है। ठीक है, पाली भाषा का विकास किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से। और कौन से धर्म की भाषा? बौद्ध धर्म की भाषा। बौद्ध धर्म के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, अर्थात महात्मा बुद्ध जो थे वे पाली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि एक इसमें बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसे बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? अगर आपसे पूछा जाए त्रिपिटक की रचना किस भाषा से हुई है तो पाली आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद पाली भाषा के बाद जन्म हुआ था प्राकृत भाषा का। पाली भाषा के बाद जन्म कौन सी भाषा का हुआ था? प्राकृत भाषा का। इसके बाद प्राकृत भाषा जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। प्राकृत भाषा जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। जैन धर्म के जो ग्रंथ थे जिन्हें आगम कहा जाता है उनकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ठीक है, इसके बाद प्राकृत के बाद भी प्राकृत के बाद सही मायने में शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू हो जाता है। शब्दों का रूप बिगड़ना कैसे? जैसे इस टाइम पे दूसरी भाषाएं भी जन्म लेने लगी और इन भाषाओं के बीच में एक रगड़ या वलन पड़ने लगे। भाषा के अंदर ही अनेक शब्द, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। अभी जो एक नाम है जिसे कहते हैं रामेश्वर, लेकिन जब इस शब्द का रूप बिगड़ा तो हम इसे डायरेक्टली रामेश्वर बोलने लगे। ठीक है, एक तो तालव्य और व का जो मेल था उसके स्थान पर दंत्य स यूज किया है हमने, दंत्य स का प्रयोग करने लगे। ऐसे ही शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू हुआ। कौन सी भाषा के बाद शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू हुआ? ठीक है, कौन सी भाषा के बाद शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू होगा? पहले जो संस्कृत के शब्द थे वे पाली में आए, पाली से प्राकृत में आए, लेकिन इसके बाद शब्द जो है चेंज होने लगे। शब्द चेंज कैसे? रामेश्वर से रामेश्वर बना, कुछ और शब्द है आपको सब पता है। महेंद्र बोलते हैं सही, लेकिन गांव में या शहर में उसका पता नहीं क्या क्या नाम ले देते हैं, कोई पता नहीं है। ठीक है, शब्दों का रूप बिगड़ना, क्वेश्चन क्या है? शब्दों का रूप बिगड़ना कौन सी भाषा के बाद शुरू हुआ? इसे ही आगे चलकर जब शब्दों का रूप बिगड़ा, जैसे धरती में थोड़े से वलन पड़ जाए उसे क्या बोलते हैं हम? या गड्ढे पड़ जाए उसे क्या बोलते हैं? भ्रंश। अब भाषा में खड्डे पड़ गए, इसे बोलेंगे हम अपभ्रंश। मतलब प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। और अपभ्रंश के बाद शोरसेनी अपभ्रंश का भी नाम आता है। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी
अपभ्रंश। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ था। हिंदी कौन सी अपभ्रंश के बाद बनी थी? आंसर आएगा शोरसेनी अपभ्रंश। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे छिपे हुए हैं। इसी प्रश्न के या इसी विकास के क्रम में बहुत सारे प्रश्न कुछ छिपे हुए हैं। एक प्रश्न सबसे सीधा प्रश्न आएगा कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? पहला प्रश्न। ठीक है, अब अच्छे विद्यार्थी जो है वो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, नहीं तो गलत करके आएंगे प्रश्न। ठीक है, देखो हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ऑप्शन है चार में से सबसे पहला है संस्कृत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश। ठीक है, अब देखो आपने पूरा याद कर रखा, पूरा याद करने के बावजूद आपने बिना पढ़े बिना सारे ऑप्शन देखे अगर आपने निशान लगा दिया, ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान है, वो सारे प्रश्न सारे ऑप्शन देखेगा और 3 ऑप्शन गलत किए करेगा और एक ऑप्शन उसमें सही चुनेगा। आपको पेपर में प्रश्न ऑप्शन के 3 ऑप्शन गलत करने हैं, फिर एक ऑप्शन चुनना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने याद कर रखा और एक ऑप्शन पर लगा दिया निशान और ऑप्शन देखे ही नहीं। हिंदी का विकास पूछ रहा और ऑप्शन में देखिए कौन कौन है। संस्कृत है, अपभ्रंश है, शोरसेनी अपभ्रंश है और लास्ट का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जिसे बोलते हैं नन ऑफ दी अबव। आंसर इसका शोरसेनी अपभ्रंश आएगा। हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। परंतु एक बात सुनिए, अगर ये शोरसेनी अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है, अगर ये शोरसेनी अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर अपभ्रंश आना है। हिंदी के पास जो भाषा है उसी को ऑप्शन में चुनना है आपको। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश भाषा भी नहीं है, इनमें से कोई है, तो हिंदी के पास कौन सी है? प्राकृत। हिंदी का विकास प्राकृत भाषा से हुआ है। अगर ये सारी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या आएगा? संस्कृत आएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन अगर प्रश्न आया हिंदी का विकास किस मूल भाषा से हुआ है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि मूल भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को मूल भाषा की संज्ञा दी जाती है। मूल भाषा का तब भी जब भी जिक्र आएगा तभी आप मूल भाषा में संस्कृत लगाएंगे। संस्कृत को आदि जननी भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को आदि जननी भाषा भी कहा जाता है। बात हो गई हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, हिंदी का विकास की। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण की। हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण की, भौगोलिक दृष्टिकोण में हिंदी का क्षेत्र पूछा जाएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण में हिंदी का क्षेत्र पूछा जाएगा और भौगोलिक क्षेत्र हिंदी का भारत में मध्य देशीय भाषा के रूप में आता है। भारत में हिंदी मध्य देशीय भाषा के रूप में आता है, मतलब भारत में मध्य भाग में हिंदी बोली जाती है। भारत के मध्य भाग में हिंदी बोली जाती है। सीधा सिंपल सा आंसर। ठीक है, कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा देश है या कौन कौन सा राज्य है जिसमें हिंदी बोली जाती है? ठीक है, आंसर देखिए क्या आएगा। हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं। हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से राज्य हिंदी के बोले जाते हैं। प्रश्न आएगा कि हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है। सीधा सीधा सिंपल प्रश्न है, हिंदी कितने राज्यों में
बोली जाती है? आंसर देना 8 राज्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? याद रखना, अपना यूपी, अपना उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 4 ये हुए। साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और एक राज्य है बिहार। इन 8 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी इनकी राजकीय भाषा है, मतलब कामकाज की भाषा। पूरे देश की भी राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन इनमें हिंदी सर्वप्रमुख है, प्रथम भाषा है। पहली बात ये। केंद्र शासित प्रदेश कितने? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जिनमें हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है? एक है दिल्ली, और एक दक्षिण भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर आएगा अंडमान निकोबार। 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार, ऐसे हैं जिसमें हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हुआ हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र। हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र। एक देश ऐसा बताइए जिसकी राजकीय भाषा भारत के अलावा हिंदी है? आंसर आएगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजकीय भाषा हिंदी है, और भारत की भी राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय नहीं है। हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रीय नहीं है। देखिए जरा, हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण या राजनीतिक दृष्टिकोण, हिंदी को संविधान में कहां पर जगह दी गई है? हिंदी को कहां पर संविधान में जगह दी गई है? आंसर आएगा अनुसूची 8 में हिंदी को स्थान दिया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी नहीं है। बहुत प्रश्न आता है कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अंग्रेजी भाषा इन भाषाओं में नहीं है। 22 भाषाओं में हिंदी शामिल है। हिंदी को राजभाषा भाग 17, राजभाषा का या संविधान का भाग 17 किस से संबंधित है? भाग 17 संविधान का राजभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा भाग 17 विस्तृत है। लेकिन हिंदी की बात कर रहे हैं ना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आंसर आएगा आर्टिकल या अनुच्छेद 343। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आंसर आएगा 343। बताइए, संवैधानिक दृष्टिकोण में अनुसूची 8 22 भाषाओं में शामिल है हिंदी। संवैधानिक दृष्टिकोण में भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और 343 से 351 तक विस्तृत है भाग 17। लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आंसर 343 बताना। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस अनुच्छेद के विस्तार की बात करें, सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन है इसमें, हिंदी का विकास राज्य करेगा या हिंदी के विकास के लिए राज्य योजना बनाएगा? कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य हिंदी के विकास के लिए योजना बनाता है? हिंदी के विकास के लिए राज्य योजना बनाएगा अनुच्छेद 351 के तहत।
का विकास करेगा। अभी हिंदी के विकास के लिए राज्य योजना बनाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत। राजभाषा को हिंदी को राजभाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत। गलत मत करना, इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर हिंदी के विकास की बात की गई है और यहाँ पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की बात की गई है। इसके बाद सभी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। सभी बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यह अनुच्छेद 350 का क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। संविधान में हिंदी को कब शामिल किया गया था? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में शामिल है, 17 भाग, और 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा, और 351 में हिंदी के विकास के लिए राज्य योजना बनाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया था। हिंदी को संविधान में कब शामिल किया गया था? आंसर आएगा 14 सितंबर 1949। इसी दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन होता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लगातार 1953 के बाद मनाना शुरू किया था। शामिल हो गई थी संविधान में 1949 में, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब से मना रहे हैं? आंसर आएगा 1953। ठीक है, इसके बाद एक बात आई यहां पर, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा क्या होती है? इसका आंसर अभी याद रखना। अभी हमने बताया हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन अभी ये नहीं पता कि राजभाषा क्या होती है। वो थोड़ा सा अभी ध्यान से देखना, रटना नहीं है। ठीक है, हमने पहले ही बोला है, रटना नहीं है। बात करते हैं, एक शब्द है बोली, एक शब्द है भाषा, एक शब्द है मातृभाषा, और एक शब्द है राजभाषा, और एक शब्द है राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा। ओके, ये 5 शब्द जो हैं, अब हम ये डिफाइन करेंगे कि ये शब्द है क्या, क्या इनसे मतलब है। याद रखना, बोली थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा आपके, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, देखो, किसी आंचलिक क्षेत्र या सीमित क्षेत्र में, किसी आंचलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को केवल बोली बोलना है, बोली ही कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है बोली, और जब बोली व्यापक रूप धारण कर लेती है, व्यापक क्षेत्र धारण कर लेती है, तब वह भाषा बन जाती है। इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, अक्षेत्र का। इन दोनों शब्दों में केवल एक ही अंतर है, अक्षेत्र का। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, वो होगी बोली, और जब बोली व्यापक रूप धारण कर लेगी, साहित्य की रचना होने लगेगी, तो उसे बोलते हैं हम भाषा। अच्छा, 22 भाषाओं में एकमात्र बोली है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में एकमात्र बोली शामिल की गई है, नाम है मैथिली। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम पढ़ते हैं मातृभाषा। मातृभाषा मां के मुख से सीखी गई
भाषा या माँ के द्वारा बच्चे को सिखाई गई भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। भारत में या किसी भी देश में किसी भी स्थान पर सबसे सम्मानीय भाषा मातृभाषा होती है और सबसे विशिष्ट अभिव्यक्ति का सबसे विशिष्ट साधन मातृभाषा को माना जाता है। अगर प्रश्न आए कि कौन सी भाषा सबसे विशिष्ट है, अभिव्यक्ति का सबसे विशिष्ट साधन कौन सी भाषा है, आंसर देना मातृभाषा। माता के मुख से सीखी जाती है या परिवार के लोग इसे सिखाते हैं, समाज से सीखते हैं। जहां पर बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम मातृभाषा। और मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सभी बच्चों को है, अनुच्छेद 350 के क के तहत। राजभाषा, इसके बाद राजभाषा की बात करते हैं हम। राजभाषा किसी देश के कामकाज या प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का टर्म हम बताना चाह रहे थे कि राजभाषा क्या होती है। किसी भी देश के प्रशासन में जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है उसे राजकीय भाषा कहा जाता है। राजकीय कार्यों में, प्रशासन में, कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजकीय भाषा है। हालांकि भाषा आयोग 1963 के तहत अब हमारे देश में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी राजकीय भाषा है। अब बात आती है राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा हमारे देश में कोई भी नहीं है। राष्ट्रभाषा किसी देश में सभी लोगों द्वारा या स्थानीय अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, देश में सभी लोगों द्वारा या अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश की राष्ट्रभाषा भारत में नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समानता दी गई है, सभी भाषाओं को समानता दी गई है। जितनी भी अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में भाषाएं शामिल हैं, इन सभी 22 भाषाओं को समान दर्जा दिया गया है। हिंदी और संविधान में जितनी 22 भाषाएं हैं सभी को समान दर्जा दिया जाता है। लेकिन हिंदी के सम्मान की बात आती है तो हिंदी को थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। लेकिन हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जो भी है पढ़ते रहिए। इसके बाद जो भी टॉपिक है हम आपको कराएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए और इसके बाद हम व्याकरण शुरू करते हैं, कल करते हैं।